वेलकम टू प्रिया क्लासेस। फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है प्रिया क्लासेस में। आज इस वीडियो में क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन साइंस का पार्ट 1 लेकर के आए हैं। अगर आप इस बार मैट्रिक की एग्जाम देने वाले हैं फ्रेंड्स, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से आपका प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। इसमें आपको फ्रेंड्स 15 सालों का में जो भी मैट्रिक में एग्जाम पूछा गया था उसी का ये संग्रह है, इसलिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। देखिए, आज का पहला सवाल है। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा वक्त दीजिएगा, मैं डिटेल में आपको समझाते हुए चलूँगा। तो पहला सवाल है फ्रेंड्स कि हीलियम गैस कैसा तत्व है? अक्रिय है, क्रियाशील है, सक्रिय है या उदासीन है? इसका राइट आंसर क्या हुआ फ्रेंड्स? तो देखिए, जो हीलियम गैस है वो क्या है? अक्रिय तत्व है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा वक्त दीजिएगा फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं समझा देता हूँ। अक्रिय तत्व या अक्रिय गैस किसे कहते हैं? तो देखिए, अक्रिय गैस उन गैसों को कहते हैं जो साधारणतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती है तथा सदा मुक्त अवस्था में रहती है। समझ गए फ्रेंड्स? यानी अक्रिय गैस किसे कहेंगे? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है तथा सदा मुक्त अवस्था में रहती है। अक्रिय गैसों की संख्या टोटल कितनी है? 6 है। याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? तो 6 है। कौन कौन है फ्रेंड्स, ये भी याद रखें। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, यही 6 है जो आपका अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस को उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस भी कहा जाता है। तो जो भी नोट्स में लिखा हुआ है फ्रेंड्स, सभी इंपॉर्टेंट है, सबको जरूर याद रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या सीखे यहाँ पे कि हीलियम गैस कैसा तत्व है? तो अक्रिय है। ठीक है, अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? तो 6 है। कौन कौन है देख लिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन है, जो सभी अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस को ही उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो सवाल नंबर 2 को देखिए। अब सवाल नंबर 2 है फ्रेंड्स कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, उसके बाद में डिटेल से बताएंगे कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है। ऑप्शन ए में 2:1, बी में 2:3 और सी में 3:1 और डी में 2:2। इसका जो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 2:1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? H2O। आप यहाँ से देख सकते हैं हाइड्रोजन के कितना है? 2 परमाणु है फ्रेंड्स, और ऑक्सीजन का कितना? 1 है। इसका जो अनुपात क्या हो जाएगा? 2:1। ठीक है, तो याद रखिए, इससे आपको पकड़ में आ जाएगा। याद रखिए क्या होता है? H2O, यानी हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। तो सवाल यही पूछा जा रहा था फ्रेंड्स कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या क्या है? तो यहाँ पर देखिए क्लियर हो गया, हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 है फ्रेंड्स कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो ऑप्शन ए में 7 है, बी में 9 और सी में 8 और डी में 12 है। तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो आवर्तों की संख्या कितनी है? तो 7 है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए वक्त दे करके थोड़ा सा पढ़ें फ्रेंड्स, समय दे ताकि आपको पढ़ें तो अच्छी तरह से पढ़ें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? तो 7 इसका राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स। अब जानते हैं कि आवर्त सारणी का खोज किसने किया था, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। तो देखिए आवर्त सारणी का खोज रूसी रसायन शास्त्री मेंडलीफ ने किया था। आवर्त सारणी का खोज किसने किया था? तो मेंडलीफ ने किया था। मेंडलीफ कहाँ का रहने वाला था? तो रूस का था। ठीक है, किया था। इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण उनके भार के अनुसार किया था। देखिए सवाल ऑब्जेक्टिव इस तरह से पूछा जाएगा कि मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी तो तत्वों का वर्गीकरण किया था, तो किसके आधार क्या माना था? ठीक है, तो देखिए तत्वों को उन्होंने सजाया था परमाणु भार के अनुसार सजाया था। मेंडलीफ ने परमाणु भार के अनुसार सजाया था, तो याद रखिएगा। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन मोसले को माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, याद रखिएगा। पुराना जो आवर्त सारणी है उसका आविष्कार किसने किया था? उसका प्रतिपादन मेंडलीफ ने किया था, लेकिन जो नया आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी है, इसका प्रतिपादन मोसले ने किया। ठीक है, इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण परमाणु क्रमांक अर्थात परमाणु संख्या के आधार पर किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाया था वो परमाणु तत्वों का वर्गीकरण परमाणु भार के अनुसार किया था, लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी जो वर्तमान में चल रहा है फ्रेंड्स, उसका भी
उसका प्रतिपादन मोस्ले साहब ने किया था और इन्होंने तत्वों को वर्गीकरण किसके परमाणु क्रमांक अर्थात परमाणु संख्या के आधार पर किया है। तो जरूर याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ क्या था, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो 7 है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखें। चलिए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सिलिका क्या है, तो सिलिका क्या है फ्रेंड्स, गेस करें। तो सिलिका एक क्या है, उपधातु। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपधातु किसे कहते हैं फ्रेंड्स, ये भी याद रखें कि वे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। याद रखिएगा, वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। देखिए सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी सभी उपधातु के उदाहरण है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो सिलिकॉन यानी सिलिका, बोरॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी सभी उपधातु के उदाहरण है। तो सवाल यही पूछा गया था, सिलिका क्या है, तो यह क्या है, उपधातु है। उपधातु किसे कहते हैं, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। सवाल नंबर 5 को देखें कि डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन बैंक में जो आंसर दिया हुआ है तो बहुत सारे प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव का आंसर गलत दिया हुआ है, तो उसको थोड़ा पढ़िएगा फ्रेंड्स, सुधार को पढ़िएगा। ठीक है, मैं जो गलत है उसका करेक्ट करके आपको बता रहा हूँ, तो इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा। उसमें देखिए एक गलत दिया हुआ था, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो किस प्रकार की, ऑप्शन ए में दिष्ट धारा, बी में हो गया प्रत्यावर्ती धारा, सी में दोनों, या डी में से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो डायनमो जिसे जनित्र कहते हैं फ्रेंड्स, उससे आपका दिष्ट धारा प्राप्त होती है। दिस धारा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डीसी। ठीक है फ्रेंड्स, डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा, और प्रत्यावर्ती धारा को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, एसी कहते हैं। ठीक, एसी करंट यानी अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। ठीक है, यानी प्रत्यावर्ती धारा। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें देखिए क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दिष्ट धारा प्राप्त होती है, जबकि उसमें दोनों तरह की धाराएं बताया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, डायनमो का फंक्शन क्या है, तो इसके बारे में मैं बता देता हूं फ्रेंड्स। डायनमो क्या करता है, ये है जो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जो जनरेटर चलता है फ्रेंड्स, उसमें डायनमो लगा होता है, उसका फंक्शन, उसका कार्य है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 6 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 6 कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए ये सब प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इसका एक भी प्रश्न को आप छोड़ना नहीं है, सभी को याद करना है, इससे आपको काफी फायदा होने वाला है। तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 7 है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है फ्रेंड्स, तो वायुमंडल से पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, उसके बदले में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, यही कारण है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। ठीक है, अगर प्रकाश संश्लेषण क्रिया पेड़ पौधे नहीं करेंगे तो क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी। ठीक है, और इसका संतुलन बिगड़ जाएगा। तो सवाल नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। चलिए सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 है फ्रेंड्स कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो कितने होते हैं फ्रेंड्स, गेस करें, 2, 4, 3, 6। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 4 होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मानव हृदय का आकार इस तरह से हो गया। ठीक है, तो देखिए इसमें कितने 4 चेंबर होता है, यानी 4 कोष्ठक होते हैं। एक इसको कहते हैं बायां आलिंद, इसको कहते हैं दायां आलिंद, नीचे जो होता है इसको बायां निलय, और इसको क्या कहते हैं, दायां निलय। तो याद रखिएगा, मानव शरीर में कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। आलिंद है जो ऊपर रहता है फ्रेंड्स, और निलय है जो नीचे रहता है। तो इस तरह से याद रखें, कौन कौन, बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय और दायां निलय। मानव शरीर में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 4 होते हैं। चलिए सवाल नंबर 9 को देखें। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जो डेंगू उत्पन्न करता है मच्छर, वो साफ जल में रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 10 को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो हाइड्रा में प्रजनन होता है जो फ्रेंड्स आपका मुकुलन विधि के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो मुकुलन विधि से होता है। चलिए सवाल नंबर 11 को देखते हैं फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से किसे काटा जा सकता है, ऑप्शन ए में कैल्शियम, बी में मैग्नीशियम, सी में सोडियम, डी में सिलिकॉन। तो किसे काटा जाता है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोडियम एक ऐसा धातु है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसे क्या है, चाकू से काटा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 12 को देखते हैं। सवाल नंबर 12 है आपका,
हीरा किस तत्व का अपरूप है? किस तत्व का अपरूप है हीरा? ऑप्शन ए में हाइड्रोजन, बी में ऑक्सीजन, सी में कार्बन, डी में हीलियम। तो किसका अपरूप है फ्रेंड्स? तो ये कार्बन का अपरूप है। ठीक है, अगर पूछे सबसे हार्ड पदार्थ यानी कड़ा पदार्थ क्या है, तो ये हीरा ही है जो कार्बन का एक अपरूप है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल नंबर 13 को देखिए फ्रेंड्स कि मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो चीनी यानी शर्करा, मनुष्य में जो चीनी का पाचन करता है कौन सा हार्मोन करता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में थायराइड है, बी में इंसुलिन है, सी में प्रोजेस्टेरॉन है और डी में एस्ट्रोजन है। तो कौन होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए इंसुलिन। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मानव शरीर में चीनी का पाचन इंसुलिन हार्मोन के द्वारा होता है। इंसुलिन की कमी हो जाने से ही फ्रेंड्स आपका मधुमेह रोग, जिसे अंग्रेजी में डायबिटीज कहते हैं, हो जाता है। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण सवाल बताता हूं फ्रेंड्स, उसको भी याद रखिएगा। इंसुलिन का स्राव, ठीक है फ्रेंड्स, इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है यह पूछा जाता है। तो किस ग्रंथि से होता है फ्रेंड्स? तो अग्नाशय ग्रंथि से होता है। याद रखिएगा किससे? अग्नाशय ग्रंथि से आपका इंसुलिन का स्राव होता है। तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा। तो इसमें क्या सीखे फ्रेंड्स कि मनुष्य में चीनी के पाचन के लिए कौन सा हार्मोन सहायक है? तो इंसुलिन हार्मोन, और इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो अग्नाशय ग्रंथि से। चलिए सवाल नंबर 14 को देखते हैं। सवाल नंबर 14 है फ्रेंड्स कि मनुष्य के कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए संख्या पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो संख्या कितनी होती है? 44 होती है, 48 होती है, 46 होती है या 56 होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 46। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए अगर पूछा जाए मनुष्य के कोशिका में गुणसूत्रों की जोड़े कितने होते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा जोड़े कहेगा तो 23 हो जाएगा। ठीक है, एक जोड़ा में 2 हुआ तो 23 दूना 46 हो गया। लेकिन डायरेक्ट पूछा जा रहा है कितनी संख्या है फ्रेंड्स, तो 46 हो जाएगा। तो यहीं पर विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूज होते हैं। जोड़ा और संख्या पर ध्यान दीजिएगा। कभी कभी पूछ देगा फ्रेंड्स कितने संख्या होते हैं और आपका जोड़ा 23 भी ऑप्शन में दिया रहेगा। तो संख्या जब पूछेगा तो 46 हो जाएगा फ्रेंड्स, और कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े पाए जाते हैं। चलिए सवाल नंबर 15 को देखें। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? यानी देखने के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी क्या है? तो न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 16 को देखें फ्रेंड्स कि बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? तो बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? ऑप्शन ए में ब्यूटेन, बी में प्रोपेन, सी में मीथेन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मीथेन। बायोगैस का प्रमुख घटक आपका मीथेन गैस है। चलिए सवाल नंबर 17 को देखें कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। चलिए सवाल नंबर 18 को देखें फ्रेंड्स। सवाल नंबर 18 है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो देखिए लेंस किसका बनाया जा सकता है फ्रेंड्स? जो इसमें पारदर्शी हो, जिससे आर पार दिखाई दे। तो देखिए जल से दिखाई देता है, इसका लेंस बनेगा। कांच से दिखाई देता है, ये भी बनेगा। प्लास्टिक से भी आर पार दिखाई देता है, इसका भी लेंस बनेगा। लेकिन मिट्टी से आर पार दिखाई नहीं देता, यानी मिट्टी से लेंस नहीं बन सकता है। बाकी फ्रेंड्स जल से, कांच से और प्लास्टिक से लेंस बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सवाल नंबर 19 को देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये याद रखिएगा। अम्ल है जो नीले लिटमस को कर देता है, क्या कर देता है? लाल कर देता है, नीला कर देता है, हरा कर देता है, पीला कर देता है। तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूज होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आज मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप जिंदगी भर इसे याद रखिएगा। तो अम्ल है जो नीले लिटमस को क्या कर देता है? तो लाल कर देता है। ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल राइट आंसर है। इसका ट्रिक क्या है फ्रेंड्स? देख ले, आपको क्या याद रखना है? तो सिर्फ अनिल याद रखना है। क्या है? अनिल। अनिल आपको याद रखना है। तो अ से क्या हो गया फ्रेंड्स? अम्ल हो गया। नी से क्या हो गया? नीले लिटमस हो गया। और ल से क्या हो गया? लाल हो गया। अब देखिए, अब कभी नहीं पूछिए, भूलिएगा। अगर कोई आपसे पूछता है फ्रेंड्स कि अम्ल है जो नीले लिटमस को क्या कर देता है, तो हम लोग को याद क्या रखना है? अनिल याद रखना है। अ से क्या हो गया? अम्ल हो गया। नी से नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो है ना मजेदार ट्रिक्स, इसे जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। जब इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो देखिए ये याद आपको हो जाएगा फ्रेंड्स। जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो आप ये जरूर रखिएगा याद फ्रेंड्स। ये हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए कि अम्ल है जो नीले लिटमस को क्या कर देता है? तो लाल कर देता है। ट्रिक मैंने क्या बताया? अनिल। अ से अम्ल, न से नीले लिटमस पत्र, ल से लाल कर देता है। अर्थात अम्ल है जो नीले
अर्थात अम्ल है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो ये अनिल याद रखिएगा, अब कभी नहीं इसमें कंफ्यूजन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 20 को देखते हैं फ्रेंड्स, जो इस वीडियो का लास्ट सवाल है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो युक्ति को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए में है जनित्र, बी में एमीटर, सी में मोटर और डी में गैल्वेनोमीटर। तो विद्युत धारा किससे उत्पन्न होता है फ्रेंड्स? शादी ब्याह में आप लोग देखे होंगे, बड़े बड़े फंक्शन में क्या जनरेटर लगाया जाता है, ठीक है, जिसमें डायनमो फिट होता है, उसी को जनित्र कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जनित्र कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका साइंस का था फ्रेंड्स, पार्ट 1 था। तो ये आपका क्वेश्चन बैंक से सब प्रश्न लिया गया था। तो सभी प्रश्न जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए एक भी प्रश्न को नज़रअंदाज ना करिएगा फ्रेंड्स, सभी को याद करते चलिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मेहनत मैं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, लेकिन आप लोग का भी फर्ज बनता है कि वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, इससे क्या होता है कि हौसला बुलंद होता है फ्रेंड्स, और पढ़ाने में मज़ा आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।